Welcome back, students. This is part 4 of Do Something Brother, written by Adik and translated by A.K. Ramanujan. We have come to the glossary where the very first word for interpretation is geese with golden eggs. Now, this is the reference to the old fable in which, out of greed, the goose is killed so that all the golden eggs can be taken out at once rather than wait for it to lay one a day. दिस स्टोरी यू हैव ऑलरेडी लर्नड, दिस स्टोरी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. इसी की हिंदी अगर हम करते हैं तो हम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की बात करते हैं. वही रेफरेंस था, वही पुरानी दंत कथा है कि मुर्गी अंडा एक सुनहरा देती थी, लेकिन एक दिन लालचवश उसका पेट चीर कर कोशिश की कि सारे ही सोने के अंडे एकदम से निकाल लिए जाएं, बिना ये विचार किए, बिना ये सोचे कि अगर एक दिन में एक ही अंडा बनता है तो इकट्ठे उस पेट से इतने सारे अंडे कहाँ से निकलेंगे. लेकिन ऐसा हुआ था, ऐसी कहानी है और यही रेफरेंस है गीज विद गोल्डन एग्स का. बंटिंग्स कहते हैं रो ऑफ ब्राइटली कलर्ड लिटिल फ्लैग्स हंग एज डेकोरेशंस. बंटिंग्स यानी फेस्टिव माहौल जब होता है, हम छोटे छोटे रंगीन झंडे बनाकर जो सूतली के सहारे लटका देते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं. हॉर्स सेंस का मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, गुड जजमेंट अबाउट ऑर्डिनरी लाइफ. यानी हम हॉर्स सेंस की जब बात करते हैं तो यानी प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं. अब क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन की अगर हम बात करें तो पहला ही जो सवाल उठता है वो है, द पोएम has this very clear opposition of thoughts versus action. How does the poet relegate thought to another sphere? Look at the lines beginning, thoughts waits but you meet winter miss and see what kind of importance is attached to thought. यानी जब जब आदमी विचार करेगा, अगर वो विचार करेगा तो शायद उसके एक्शन डिफरेंट होंगे. बिना विचार का एक्शन हमेशा डिफरेंट होता है. तो ये कविता जो है इसमें क्लियर ऑपोजिशन आपको दिख रहा है थॉट और एक्शन का, थॉट वर्सेस एक्शन का, और इसी को रेलेगेट करना है टू अनदर स्फेयर. तो इसी को समझाने के लिए हम थॉट वेट्स की बात करेंगे, या वो सारे जो विंटर मिस्ट और फॉग की जहाँ बात आपने पढ़ी थी कि वो सारी बाधाएं जो आती हैं, क्या वो आपको इंस्टिगेट करती हैं, क्या आपको चिंता करने पे मजबूर करती हैं या सोचने पर मजबूर करती हैं, रीज़न की बात करती हैं. तो ये सब दोनों को जब वे करेंगे तो आप इन दोनों चीज़ों के बारे में बता पाएंगे. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़, इन द पोएम इट इज़ मैन हु इज़ बीइंग exhorted to perform all kinds of actions. Consider actual doing words used in the poem. Would the effect be the same if you were to replace them with synonyms? How much does the violence of the verbs contribute to the actual violent effect of the poem? In comparison, look at Mother Earth and how she is represented. Is it possible to read the poem as being about the violent and life-threatening nature of man as opposed to the life-giving nature of women, here represented by Mother Earth? Now, if you see, इस कविता में इंसान की बात हो रही है और इंसान को उकसाया जा रहा है हर तरह के एक्शन के लिए. तो क्या ये जो डूइंग वर्ड्स हैं, जिनको हम वर्ब्स भी कहते हैं, तो ये जो डूइंग वर्ड्स हैं इस कविता में जिनका इस्तेमाल हुआ है, क्या वो वायलेंट एक्शन के प्रतीक बन रहे हैं? अगर इनको इनके सिनोनिम्स से हम बदल दें तो क्या मतलब बदल जाएगा, क्या इम्पैक्ट बदल जाएगा? और वायलेंस जो वर्ब्स का है वो क्या एक्चुअल वायलेंट इफ़ेक्ट इस कविता में कर रहा है? आई थिंक येस. और इसका कंपैरिजन आप करिए कि यहाँ पे मदर अर्थ रिप्रेजेंट क्या कर रही है? द फेमिनिन. और पुरुष रिप्रेजेंट कर रहा है वायलेंट एंड लाइफ थ्रेटनिंग नेचर. जो पुरुषत्व है वो प्रोटेक्टिव नहीं है यहाँ पे, वो वायलेंट है, डिस्ट्रक्टिव है. पुरुष का काम होता है प्रोटेक्ट करना, लेकिन यहाँ उसका विपरीत वाला रूप दिखाया है, जो वायलेंट रूप है उसका ही खाली यहाँ पे हम जिक्र पढ़ते हैं. तो वही बात यहाँ करनी है और कंपैरिजन करना है उसका मदर अर्थ से. जो मदर अर्थ जो है, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग द लाइफ गिविंग नेचर ऑफ विमेन. जो जीवनदायिनी होती है, माँ होती है, जीवन को पालती है, पोसती है, उसको हर चीज़ दे देती है. जैसे माँ अपने बच्चों को अपनी, कहते हैं ना, अपना खून पिलाकर पालती है, दूध खून सब पिलाकर पालती है, और फिर भी उनसे बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखती. वो मदर नेचर, मदर अर्थ है. वो
वो नारित्व है। और पुरुषत्व क्या है? पुरुष जो सिर्फ लेना जानता है, सिर्फ नष्ट करना जानता है, सिर्फ नोचना जानता है। तो यहाँ इन्हीं दोनों की तुलना हम इस पूरी कविता में देखते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन, मदर अर्थ, गॉड एंड मैन. These are the three figures in this poem to whom are assigned certain powers, needs and abilities. What are the distinctions that separate the three, or are they all on the same side? How do you know? अब अगर आप इस कविता को पढ़ते हैं तो इसमें तीन शब्द जो हैं बड़े उभर उभर कर आते हैं, मदर अर्थ, गॉड एंड मैन. और ये तीनों ही जो आकृतियाँ हैं वो इस कविता में इनको अलग अलग तरीके से पार्ट्स और इनकी ज़रूरतें बताई गई हैं, इनकी काबिलियतें बताई गई हैं. और इनको आप देखें पढ़कर कि क्या डिस्टिंक्ट दिखती हैं, क्या ये सेपरेट दिखती हैं एक दूसरे से, या ये एक ही तरफ नज़र आती हैं, एक ही साइड दिखाई देती हैं. और ये कहाँ कहाँ कविता को पढ़ते समय आपको पता लगता है, ये सब आपको इस डिस्कशन में समझाना है, बताना है. The poet seems to be exhorting the reader man to various kinds of action and also asking him to steer clear of thought. The repeated injunctions to do something create an effect of urgency. Comment on the irony of these exhortations. Now, इस पे आपको कमेंट करना है कि कविता में कवि जो है इस कविता में he seems to be exhorting the reader. इंसान को प्रेरित कर रहा है कि का एक्शन होना चाहिए, किसी भी किस्म का एक्शन होना चाहिए, बिना विचारे होना चाहिए, यानी विचारना नहीं है, विचार नहीं करना है. सो द रिपीटेड इंजक्शंस कि कुछ करो, डू समथिंग, एक तरह का अर्जेंसी अपने अंदर पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं. और इसकी आयरनी ऑफ दीज एक्सहॉर्टेशंस कि व्हाट इज़ द आयरनी बिहाइंड दिस होल थिंग, कि इंसान से उम्मीद की जा रही है कि वो खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ करे, चाहे वो नष्ट करने के काम ही क्यों ना हो. इसके बारे में चर्चा हम यहाँ पे करेंगे. द पोएट हैज़ इवोक्ड दिस विजन ऑफ अ वर्ल्ड विच इज़ फॉर मैन. एक ऐसा संसार उन्होंने विजन में देखा है अपनी नज़र में जो सिर्फ इंसान के लिए है, पुरुष के लिए है. अ वर्ल्ड वेयर इन एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड विद द पर्पज़ ऑफ अल्टीमेटली प्रूविंग है यूजफुल टू मैन. और इसलिए इस संसार में कोई भी चीज़ है, हर चीज़ जो है उसका इजाद हुआ है, क्रिएट किया गया है, उसका एक ही पर्पज़ है, एक ही उद्देश्य है कि अल्टीमेटली प्रूविंग यूजफुल टू मैन, कि इंसान के काम आनी चाहिए. नाउ दिस इज़ अ व्यू पॉइंट विच इज़ सैंक्शनड बाय ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एंड हैज़ एक्सेप्टेबिलिटी इन मोस्ट सोशल एंड कल्चरल वर्ल्ड व्यूज़. हाउ डज़ द पोएट कम्बैट दिस? और हमेशा यही कहा गया है कि यही व्यू पॉइंट है कि हर रिलीजन, धर्म में भी यही कहा गया है, सोशल और कल्चरल वर्ल्ड व्यूज़ भी यही कहते हैं कि इंसान के लिए ही इस संसार की रचना हुई है. जो इंसान के काम का नहीं है उसको नष्ट करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है. तो यहाँ पे कवि इसके साथ, ऐसे विचार के साथ कैसे लड़ता है, ये आपको प्रूव करना है कविता को पढ़ के. उसके पूरा जो द सटायर दैट रन्स थ्रू द पोएम, यू हैव टू ब्रिंग इट आउट एंड देन विल यू बी एबल टू portray the poet's role of combating this viewpoint. Discussion point number 6 is, it is possible to find references in the poem to well-known tales, legends and actual events. Make out as many of these references as possible and see how they add to the effect of harsh and destructive action that the poem keeps reiterating. The reference to the grass which is to be burnt like Lanka is one example which resonates with the enormity of the total destruction visited upon Lanka consequent to the kidnapping of Sita. Now, इस कविता में बच्चों आपने बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस देखे हैं जो दंत कथाओं से रिलेटेड हो सकते हैं, लेजेंड से या एक्चुअल घटनाओं से भी रिलेटेड हो सकते हैं. तो ये जो रेफरेंसेस हैं, क्या ये इफ़ेक्ट ऑफ हार्श एंड डिस्ट्रक्टिव एक्शन जो कविता बार बार रीइटरेट कर रही है, बार बार इंसान को प्रेरित कर रही है, उकसा रही है डिस्ट्रक्शन के लिए, तो क्या ये इस इफ़ेक्ट में ऐड करते हैं ये रेफरेंसेस? तो ये यस है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बार बार रेफरेंसेस वही वाले लिए गए हैं जहाँ पे अननेसेसरी डिस्ट्रक्शंस है. ये जंगली हाथी का जंगलों में को तहस नहस करते हुए चलना, वो छोटे छोटे बारीक खूबसूरत फूलों की खुशबू नहीं ले सकता, तो वाइल्ड एलिफेंट का रौंदते हुए जाना, या लंका दहन की जो चर्चाएं हो रही हैं कि कैसे सीता की हरण के बाद जाके लंका को जला दिया गया था, डिस्ट्रक्शन पूरी लंका की हो गई थी एक ही डिस्ट्रक्टिव काम की वजह से.
तो बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनका यहाँ पे ज़िक्र है, उन सब का आप रेफरेंस यहाँ पे देते हुए समझा सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे पुरुष जो है वो अपनी नकारात्मकता को थोप रहा है इस संसार पे, और कैसे उसका हर कृत्य जो है वो डिस्ट्रक्टिव होता जा रहा है, हाउ ही इज़ वायलेंट बाय नेचर. Now the last point of discussion, horse sense and the blinkers are your forte. Run the last two lines of the third stanza. How does this relate to the concluding lines of the next two stanzas? Concluding lines हैं जो next stanzas की, आप वो देखें और उनको पढ़ें. और हॉर्स सेंस और ब्लिंकर्स की बात करें, इंसान की एक आम आदमी का फोटे यानी उसकी शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ बताई है किसको? हॉर्स सेंस, प्रैक्टिकल सेंस, लेकिन उस पर लगे हैं ब्लिंकर्स. एंड ब्लिंकर्स हैं यानी सोचने, इधर उधर देखने की, या रीज़न को देखने की, या आप क्या कर रहे हो वो सही है या गलत, उसको पहचानने की क्षमता को बांध देने वाले ब्लिंकर्स हैं. आँखों पर पट्टी समान है जिससे कि आपका विज़न जो है वो बाधित होता है या कंटेन हो जाता है टू अ वेरी नैरो something that is right in front of you, so you are unable to see the repercussions to your actions. ये जो चर्चा यहाँ पे हुई है इसको आप रिलेट करो बाकी के दो स्टैंजाज के लास्ट टू लाइन्स से के साथ, और तब आप यहाँ पे इसका डिस्कशन अच्छे से completely दे पाएंगे. I am sure you are now well prepared to answer any kind of questions on this poem. Do carry on, and again I will give you a project of finding these references. Go and look up in these look up on internet maybe, and take it up as a challenge, a project where you can bring out all the references mentioned. The reference to Lanka, I hope you will be able to bring it out, and if you can bring out some pictures to kind of enhance this references, that will be appreciated too.